हाय एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। तो मैनी टाइम्स पीपल आस्क मी दैट सर कुछ ऐसा बताओ जैसे कि एमए इंग्लिश का एग्ज़ाम है या फिर लिटरेचर का, बीए में भी हो सकता है हुआ इंग्लिश, उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए ताकि हमारे अच्छे नंबर आए। तो मेरे कुछ खुद के एक्सपीरियंसेस है, माय ओन एक्सपीरियंसेस। आई हैव बीन गोल्ड मेडलिस्ट इन 2018 एमए इंग्लिश फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, जो मेरी खुद की कुछ इनोवेशंस थी जो मैंने एमए के दौरान की, कि मैं क्या कुछ नया किया मैंने उसमें। हो सकता है इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं कि जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एमए इंग्लिश का हम कैसे अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए और हम टॉप कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, whenever you are writing a paper, start with a quotation. if you are writing an answer, देखो छोटे क्वेश्चन तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक दो पेज में काफ़ी है। हमें क्या था कि हमें पूरी 40 शीट्स आया करती थी, 40 शीट्स होती थी और मैं तो 40 की 40 भरता था 3 घंटे में। लेकिन बात यह है कि देयर मस्ट बी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी इन योर पेपर। ठीक है, जो भी आप पेपर लिख रहे हो उसमें क्वालिटी होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप क्वांटिटी दे रहे हो, पूरे 40 शीट्स आपने भर ली और उसमें आपने काम का कुछ लिखा नहीं, उसमें आपने इंग्लिश में गलतियां की है, आपने उसमें कंसेप्ट्स को ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया है। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना कि जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं हमें फायदा देती है। कि अगर आपकी क्वालिटी हो सकता थोड़ी सी लो भी होगी, तो अगर आपकी क्वांटिटी कंटेंट की ज्यादा है तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ क्वांटिटी पे ही जोर दिया और क्वालिटी को भूल गए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद अ कोटेशन। सबसे पहले क्या करो, जो भी आपका कोर्स है, आपके पास कोई नॉवल है, उस नॉवल की अच्छी बुक्स पढ़ो। जैसे कि रामजी लाल की अच्छी बुक्स आती है, आप सभी लोग पढ़ते होंगे रामा ब्रदर्स की बुक्स। अगर आप एमए इंग्लिश कर रहे हो या फिर बीए इंग्लिश में ऑनर्स है आपके पास, तो रामा ब्रदर्स की जो बुक्स है उसमें अच्छा मटेरियल है। उसमें आप पूरी बुक को पढ़िए, उसमें बीच में कोटेशंस भी है, क्रिटिकल कोटेशंस भी है, टेक्सचुअल भी है और साथ में राइटर के बारे में कोटेशंस है। उसका एक ऐसे नोट्स बनाओ 10-15 पेज का एक नॉवल का, कि उसमें सब कुछ हो। उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट आपका इंट्रोडक्शन से भी रिलेटेड हो, थोड़ा समरी भी हो, थोड़ी उसमें कोटेशंस भी हो, टेक्सचुअल भी हो और साथ में क्रिटिकल कोटेशंस भी हो। ऐसे नोट्स तैयार करने हैं आपने 8-10 पेज के, कि वो किसी भी आंसर में फिट हो जाए। ठीक है, तो देखो कोई भी नॉवल है उसमें 1 या 2 थीम्स होते हैं मेन। क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, घूम फिर के आना है, बात उन्होंने वही पूछनी है। वो कुछ भी पूछेंगे घुमा फिरा के, वो बात एक ही पूछेंगे जो आपको एक्सप्लेन करनी है। उसके पहले से नोट्स बना लो आप। ठीक है, तो सबसे पहले व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, इफ इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसके बारे में तो आप सिंपल ये चीज भी फॉलो कर सकते हो जो मैं अभी बताऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो आप छोटे क्वेश्चन में भी फॉलो कर सकते हो। लॉन्ग के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द कोटेशन। जो आपका राइटर है, जिसका वो वर्क है, उसकी पहले से ही कोई कोटेशन पढ़ लो। ऐसी कोटेशन जो बहुत दमदार हो, बहुत आकर्षक हो। ठीक है, जो आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे आपके एग्जामिनर को कि हाँ ये कुछ अच्छी चीज लिखी है इसने। ठीक है, उसके बाद देन कम टू द राइटर। राइटर का नाम, राइटर के बारे में थोड़ा सा, राइटर के बारे में कभी भी ज्यादा डिटेल नहीं देनी है, क्योंकि आपके एग्जामिनर को राइटर की पर्सनल लाइफ से इतना ज्यादा कुछ लेने देने का नहीं है। आपको राइटर के बारे में सिर्फ इतना लिखना है, कौन था, किस चीज में ये एक्सपर्ट था, या रोमांटिक था, या फिर विक्टोरियन था, या फिर जो भी था। थोड़े से उसके 2-3 प्राइजेस, इफ ही इज अ नोबेल लॉरिएट मेंशन इट, इफ ही हैज वन एनी बुकर प्राइज मेंशन इट। ठीक है, कोई भी बड़ा प्राइज है उसको आप मेंशन करें, और साथ में एक क्रिटिकल कोटेशन रामजी लाल में आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास रामजी लाल नहीं है तो गो ऑन गूगल, सर्च फॉर क्रिटिकल कोटेशन अबाउट द राइटर। ठीक है, पहले राइटर के बारे में कि व्हाट क्रिटिक्स से अबाउट दिस पर्टिकुलर राइटर, कि क्रिटिक्स का क्या कहना है इस राइटर के बारे में। जब आपको वहां से कोटेशंस मिलती है, उन कोटेशंस को आपने वहां चिपकाना है। कहां पे? जहां आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो राइटर की, 1 या 2 कोटेशन राइटर के बारे में जो किसी और राइटर ने बोली है। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी एक राइटर की, और थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आ जाएगा और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आप आओ, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस बुक के बारे में। मान लो कोई राइटर है, उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद ये 6-7 लाइंस में ही होना चाहिए राइटर के बारे में। ठीक है, कोटेशन थोड़ा एक्सीड कर सकती है, और बाकी चीजें हैं वो 6-7 लाइन में बहुत है। उसके बाद मान लो उसकी बुक जिससे वो क्वेश्चन आया, फिर वो बुक का टाइटल आपने रखना है। फिर बुक के बारे में आपको 2-4 बातें लिखनी है कि ये बुक है, इस ईयर में पब्लिश हुई है, और इसमें ये चीजें हैं, इसमें थीम्स, इस थीम के बारे में है। 5-6 लाइन का, ज्यादा नहीं। फिर क्या करना है आपने, क्रिटिकल कोटेशन अबाउट दी वर्क।
जो वो वर्क है, जो वो नॉवल है या फिर पोएट्री है, कुछ भी है, उसके बारे में जो क्रिटिकल कोटेशंस है, जो क्रिटिक्स ने कहा है, मैंने पहले कहा नोट्स बना लो, क्रिटिकल कोटेशंस, टेक्सुअल कोटेशन, क्रिटिकल राइटर के बारे में भी और क्रिटिकल उस पर्टिकुलर वर्क के बारे में भी। और टेक्सुअल कोटेशंस आपको उठानी है नॉवल से। आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हो, कोई भी नॉवल है उसका टेक्स्ट आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ओपनिंग लाइन एंड एंडिंग लाइन जरूर रखना है, और बाकी जो कुछ भी आपको कोटेशंस मिलती है, ऐसी कोटेशंस आपने उठानी है जो किसी भी क्वेश्चन में सेट हो जाए, कहीं भी फिट हो जाए, ठीक है। गिरगिट बनना है, बिल्कुल ऐसा गिरगिट, वो आपकी जो कोटेशन है ऐसा गिरगिट होना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आती है वो अपना रंग बदल ले और एकदम से फिट हो जाए। किस कोटेशन को कहां रिलेट करना है वो आपका टैलेंट है, वो आपने कैसे रिलेट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। फिर क्या करना है आपको, आपने ये इंट्रोडक्शन दे दी वर्क की, फिर आओ आप उस हेडिंग पे जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हेडिंग, जो भी क्वेश्चन है उसकी हेडिंग डालो, फिर उसके बारे में आप बात करो। थोड़ी थोड़ी समरी, ऐसा नहीं कि आप समरी चिपका के आगे, पूरी स्टोरी चिपका के आगे, उससे भी काम नहीं बनता है, ठीक है। उससे आप पास तो हो जाओगे। देखो लिटरेचर एक ऐसी चीज है, इसमें पास होना आसान है लेकिन अच्छे मार्क्स लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छे मार्क्स आते हैं जब आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करो, पास इसमें आसानी से हो जाएंगे। इफ यू गो, यू राइट दिस स्टोरी, यू विल पास, देयर इज नॉट अ बिग डील इन दिस। पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, ताकि आप अच्छे मार्क्स ले पाओ, आप बहुत अच्छे, मतलब आप टॉप करो, सीधा सा, ज्यादा इससे नीचे सोचना ही नहीं है, टॉप का ही सोचना है हमें, ठीक है। इसलिए वीडियो बना रहा हूं। आप भी यहां इसलिए देखने आए हो क्योंकि आप सच में कुछ करना चाहते हो, ठीक है। जिन्होंने कुछ नहीं करना है वो नहीं देख रहे, वो तो उसी दिन जागेंगे जिस दिन एग्जाम होगा, ठीक है। तो आपने जब ये जो आपको आंसर पूछा है उसको आपने मेंशन किया, उसके बारे में थोड़ा लिखा, जो जो भी कोटेशन जहां जहां भी सेट हो रही है घुसा दो। क्रिटिकल कोटेशंस भी, क्रिटिकल कोटेशंस 8-10 होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, उस वर्क के बारे में, उसको भी बीच बीच में जहां बनता है घुसाओ। उसके बाद जो टेक्सचुअल है उसके साथ साथ उसको भी आप एडजस्ट करते जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मान लो 2 वर्क्स है आपके पास, वो सिमिलर से है, जैसे कि राजा राव का कांथापुरा है और भीष्म साहनी का तमस है। तो उसमें दोनों में इंडिपेंडेंस की बात हुई है, जो हमारा विभाजन हुआ था उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई थी हिंदू मुसलमान के बीच में, तो काइंड ऑफ दैट उसमें मतलब कि सिमिलर सी चीज है। अगर आपको कांथापुरा पे क्वेश्चन आया है तो हेडिंग डालो कंपैरिजन बिटवीन कांथापुरा एंड तमस, ठीक है। उसको एक पेज में, सिर्फ जो आपकी एक पेज है उसमें आपने उसका कंपैरिजन लिखना है कि इसमें इस तरह से बात की गई है, इसमें इस तरह से बात की है। ये मैंने अपने 3rd सेमेस्टर में आके इंट्रोड्यूस किया था खुद के लिए। और एक और चीज, हमेशा जेल पेन से लिखो, क्योंकि जेल पेन से राइटिंग अच्छी भी बनती है और अट्रैक्टिव भी बनती है। हेडिंग आपकी ब्लैक स्केच पेन से होनी चाहिए और जो कोटेशंस आप बीच में दे रहे हो वो आपका ब्लू स्केच पेन में होना चाहिए, ठीक है। और कोटेशंस हमेशा जो टेक्सचुअल कोटेशंस है उसको मिडल में लिखना है, पेज के मिडल में आपने, ठीक है। उसमें जब भी आप कोटेशन मिडल में लिखते हो तो उसमें कोटेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होती जब भी आप मिडल में लिख रहे हो। तो जो ब्लू स्केच पेन से आपको लिखना है वो बीच में लिखना है, ठीक है। और जो क्रिटिकल कोटेशन बीच में लिख रहे हो उसको आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो। मैं तो हाईलाइट भी करता था। अब नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, ऑन द टीचर्स, ऑन द प्रोफेसर्स एंड ऑन द एग्जामिनर्स ऑल्सो। आप सबसे पहले क्या करो, अपने डिपार्टमेंट में जहां भी आप हो अपने टीचर से बात करो कि क्या हम हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, क्या हम स्केच पेन यूज कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके इस वजह से मार्क्स कट जाए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ये सब चलता था, मैंने पहले कंफर्म किया तो ही मैंने यूज किया। अगर वो कहते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, तब आप जोरों शोरों से यूज करो। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए लिखने की, ताकि आप पूरा टाइम बचा सको और पूरा अपना क्वांटिटी और क्वालिटी को उसमें डाल सको, ठीक है। स्केच पेन, मेन हेडिंग ब्लैक स्केच पेन, कोटेशन ब्लू स्केच पेन, जो बॉडी है मेन वो आपने ब्लू जेल पेन से लिखनी है, और आपका जो बाकी जो कोटेशंस बाकी उसको आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, जो क्रिटिकल कोटेशंस है, और उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। अंडरलाइन आपको ज्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ अंडरलाइन करो, अगर थोड़ा टाइम आपको लगता है कि हाँ हम बचा सकते हैं तो आप उसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइटर। और हाईलाइटर कोई पिंक या ऐसे ये कलर का नहीं होना चाहिए, फ्लोरोसेंट जो कलर होता है वही होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इसमें कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है, मैंने ये किया है, बीन देयर डन दैट, ठीक है, कॉन्कर्ड दैट। अभी मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा। अब एक और चीज आप क्या करने हैं, आपने कंसेप्ट डायग्राम बनाने हैं। कंसेप्ट डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मान लो ओल्ड मैन एंड द सी है, ये होते हैं कंसेप्ट डायग्राम। जैसे कि ये मैंने गोल गोल बनाया, इसमें इधर ये ब्रांचेस निकाल दी, ये मेरे अपने नोट्स है, मेरे 3rd सेमेस्टर के नोट्स है ये। तो इसमें जैसे देखो अदर थीम्स को आप ऐसे लिख दो, थीम्स को बीच में लिख दिया और इधर उधर जितने भी थीम्स है उनको ऐसे लिख दिया। जैसे कि इसमें मैंने लिखा मैनहुड, हीरोइज्म, सॉलिडेरिटी, फीलिंग ऑफ गिल्ट, ठीक है, लव, अनडिफीटेड, ठीक है। इस तरह से आप थीम्स को डिस्कस कर सकते हो। इस तरह आप किसी भी चीज का ऐसा आप कंसेप्ट डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। ऐसा भी आप बना सकते हो, जैसे कि ओल्ड मैन एंड द सी है, ठीक है। तो इस टाइप का
आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो ओल्ड मैन एंड द सी कंसेप्ट डायग्राम्स, आपको बहुत सारे डायग्राम्स आ जाएंगे क्रिएटिव वाले, नहीं तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप के। अब जैसे यहां पे है, इस तरह भी आप अलग अलग डिजाइन बना सकते हो। जैसे ये ट्रायंगल बनाया, इधर एक फिश आ गई, इधर बेसबॉल आ गया, क्योंकि उसमें वो फिश हंटिंग की बात की गई है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट डायग्राम्स आप बना सकते हो। एक और चीज जो सिर्फ मैं करता था वो था ड्राइंग बनाना, कलाकारी। अब इस कलाकारी का मैंने किसी से नहीं पूछा कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे करनी थी, ठीक है। कुछ अपनी ओर से भी आपको रिस्क लेना पड़ता है, लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। अगर मैं ये रिस्क ना लेता, अब मुझे नहीं पता मेरे किस वजह से अच्छे नंबर आए, किस वजह से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, हर चीज थी, सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप ड्राइंग ही बना ली तो उसी से आप गोल्ड मेडलिस्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, हर चीज को आपने मैनेज करना है। अब मैं ड्राइंग्स किस हिसाब की बनाता था, कोई जैसे मार्गरेट एटवुड का सरफेसिंग है, सरफेसिंग नॉवल है, उसमें वो क्या करती है कि उसमें एक बोट है, बोट पे वो जाती है, ठीक है, कहीं रहती है। तो मैंने क्या करना है कि एक लड़की बना दी, उसके साथ एक बोट बना दी। अब दोस्तोवस्की का एक नॉवल है क्राइम एंड पनिशमेंट, उसमें वो मारता है कुल्हाड़ी से एक बुड्ढी का मर्डर करता है, तो उस बुड्ढी को मारते हुए मैं एक बंदा बना दूंगा, उसके हाथ में कुल्हाड़ी बना दूंगा, ठीक है, और इस तरह से एक ड्राइंग बना दूंगा जब मैं उस वर्क की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ओल्ड मैन एंड द सी का ही मैं दिखाता हूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी कॉपी है नहीं। यहां देखो, ये देखो इस टाइप की पेंटिंग, ये मैंने मछली बनाई है, मर्लिन है ये यहां पर हमारा ओल्ड मैन है, ये बोट है, ठीक है, बोट में ओल्ड मैन शिकार कर रहा है इसका। अब इस चीज में भी आपने टाइम मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेरी एक कॉपी तो प्रैक्टिस से ही भर जाती थी, कोटेशंस को लिख लिख के याद करो, ठीक है। और जो ये है, इसको भी मैं, पेंटिंग को भी मैं प्रैक्टिस करता था ताकि मैं एग्जाम में फटाफट से बना पाऊं, ठीक है। तो उस चीज का मुझे लगता है कि मुझे बहुत फायदा मिला। और नोट्स ऐसे बनाने, जैसे मेरे जितने भी नोट्स है टोटल कोटेशंस ही कोटेशंस थी। ये देखो, ये कोटेशंस है, इस साइड देखो, ये कोटेशंस है, ठीक है, इस तरह से कोटेशन। और कोटेशन में बाहर अलग अलग डिजाइन बनाओ आप, किसी में आपने बॉक्स बना दिया, किसी में गोल गोल बना दिया। ये पिक्टोरियल क्वालिटी होती है, इससे आप पिक्चर देखकर याद कर सकती हो कि हाँ, मैंने इस वाली कोटेशन को ऐसे से गोल गोल किया था, तो आपको दिमाग में वो इमेज बनी होगी और एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्रिटिकल कोटेशंस भी है, टेक्सचुअल कोटेशंस भी है, इनको अच्छे से याद करना है। मैं इस तरह से हाईलाइट किया करता था, है ना, एग्जाम में भी और नोट्स में भी। और आप जैसे, मैंने एरिस्टोटल का एक बार मैंने इंटरनेट पे ये देखा था, तो ये पूरी इस डायग्राम में पूरी एरिस्टोटल की पोएटिक्स है। इसमें पूरा है, यहाँ पे ये मिमेसिस आ गया, ऑब्जेक्ट, मीडिया, मोड, उसमें ये सारा प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी, स्पेक्टिकल, जो कुछ भी है, ये फिर नीचे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कैसी, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ये सेम डायग्राम आप करके तो देखो, सर्च करके तो देखो, मेहनत करके तो देखो, क्यों नहीं आप टॉप करोगे, आप ही टॉप करोगे। तो देखो, अभी देखने वाले बहुत लोग होंगे इस वीडियो को, हो सकता है 10,000 लोग देखे आने वाले टाइम में, हो सकता है उससे ज्यादा देखे, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज को अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखते सब है, सुनते सब है, करते सब अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। देखो, अगर आप कंफर्ट जोन अपना नहीं छोड़ सकते हो तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, इतनी सी बात मेरी याद रख लेना। और मैं आपको ये बता रहा हूं, और लास्ट में जब आपने वो कंपैरिजन कर लिया, तो वापिस आओ, जब आपने वो कंपैरिजन कर लिया दो नॉवेल्स का, लास्ट में आपने हेडिंग डालनी है कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन में जो कुछ भी आप कंक्लूड कर पा रहे हो उस आंसर से, साथ में जो आपकी क्रिटिकल कोटेशंस बच गई है, राइटर की भी और आपके टेक्स्ट की भी, वर्क की भी, जो क्रिटिकल, ठीक है, टेक्सुअल वहां पर मत डालना, कंक्लूजन में क्रिटिकल कोटेशंस डालना, क्योंकि कंक्लूजन में एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। और हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हो आंसर, हमेशा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा स्टोरी घड़ के नहीं आ जाना, स्टोरी घड़ के कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो मिलेगा बहुत बहुत थोड़ा मिलेगा, ठीक है, जिसको पास होना है। मैं पहले ही कह रहा हूं, पास होने वाले कैंडिडेट तो ये वीडियो देखकर भूल ही जाए, मैं ये कहता हूं। जिसने टॉप करना है वही इस वीडियो को देखे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप छोटे क्वेश्चन को भी इसी तरह कर सकते हो, कोटेशन से स्टार्ट करो, उसमें एक दो कोटेशन डाल दी। मैं अपने एग्जाम के लिए, मेरे पास एक एग्जाम के लिए लगभग 120-130 कोटेशन होती थी याद की हुई। तो आप नोट्स ही कोटेशन के बनाओ, ठीक है, आंसर ही पूरा कोटेशन से बना दो। कोटेशन को रिलेट करने के लिए बीच में बॉडी आ जाएगी और वहां कोटेशन आ जाएगी। आप कोटेशन याद करो और एक स्टोरी पढ़ लो, पूरी बुक की थीम्स पढ़ लो और कोटेशंस, बस आपका काम हो जाएगा। जब भी आप आंसर कर रहे हो उसमें आप डाल दो कोटेशंस। मेरे पास लगभग एक सेमेस्टर के लिए नियर अबाउट 500 कोटेशंस जो होती थी मैंने याद की होती थी। तो वो रट्टा मारना पड़ता है। कई लोग कहते हैं लड़कियां रट्टे में तेज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वी ऑल आर सेम, ठीक है। हमारा ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, लेकिन कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये सारी चीजें जो मैंने की वो आप भी कर सकते हो, और बिल्कुल करो, कोशिश करो। और फिलहाल मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया है जो मैं बताना चाहता था।
और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। और जितनी मैंने बातें बताई, अगर आपने इसमें से 2-4 बातों को भी फॉलो कर लिया तो आपकी बल्ले बल्ले है ना। मज़े करो ज़िंदगी में, खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो। और अपनी जान अभी लिटरेचर को बना के चलो, क्योंकि मेरी जान भी यही थी जब मैं एमए में था। अब तो 3 साल हो गए एमए करके, मतलब तीसरा चल रहा है, 2018 में मैं पास आउट हो गया हूँ। तो बहुत ही एक मेरा सपना था गोल्ड मेडल का। वैसे मैं पहले पढ़ाकू नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन बाद में एक सपना था कि गोल्ड मेडल लेना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें दूसरों से देख देख के, कोई लड़की देखी, अच्छा जेल पेन से लिख रही है, अच्छा मैं भी जेल पेन से लिखूंगा, ठीक है, अच्छा वो ऐसे कर रही है मैं ऐसे करूंगा। हमें कोई बताने वाला नहीं था उस वक्त, हमारे सीनियर के साथ हमारी ऐसी अच्छी सेटिंग नहीं थी, तो हम नहीं जान पाए। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। उसके बाद धीरे धीरे खुद ही इनोवेट करनी पड़ती है चीज़ें, ठीक है। तो उसी से आपको सक्सेस मिलती है, कोई किसी का नहीं है। ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर लिया है, क्योंकि अब मेरे कंपटीशन में आप लोग हो नहीं, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में मेरे बच्चों के कंपटीशन में आप लोग आए, कि 10 साल 20 साल बाद भी कोई इस वीडियो को देखे, तब तक मेरा बच्चा भी एमए में हो, आप भी एमए में हो। हाँ, तब हो सकता है कि आप सेम चीज़ें करोगे तो कंपटीशन में आ जाओगे। और एग्जामिनर के मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो एग्जामिनर है उसका मूड कैसा है, एग्जामिनर कैसा है, वो अच्छा है, उसका मूड अच्छा है तो अच्छे मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो हमेशा ये मत सोचना कि यार मैंने तो इतना कुछ किया था, मेरे कम नंबर आ गए, उसके ज्यादा नंबर आ गए। हो सकता है कि उसका एग्जामिनर अच्छा हो, ठीक है। एग्जामिनर में बहुत फर्क होता है, इस चीज का भी आप ख्याल रखना। तो थैंक यू सो मच, इतना ही था आज के लिए। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और मैं यूजीसी नेट के बारे में वीडियोस डालता रहता हूं, आप मेरा चैनल चेक कर सकते हो, वहां पे बहुत सारी वीडियोस है। अगर आपको लगता है ठीक है, आपको समझ आ रही है, आपके दिमाग में घुस रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है आपके लिटरेचर से रिलेटेड, वहां पे शेयर भी कर सकते हो। और अभी मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, अगर जिंदा रहा तो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।